दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 18 जून 2020 और आज के हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए सबसे पहले पीआईबी पे नज़र डालते हैं। तो पीआईबी में जो पहली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी कि 75वीं 75th विक्ट्री डे ऑफ द वर्ल्ड वार सेकेंड इन मॉस्को, यानी मॉस्को रूस की कैपिटल है, तो रूस की कैपिटल मॉस्को में द्वितीय विश्व युद्ध के विक्ट्री दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो उसी में अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि भारत की ट्राई सर्विस कॉन्टिनेंट भेजी जाएगी। तो ट्राई सर्विस कॉन्टिनेंट को भेजा जाएगा, इसलिए ये आपका करंट में आपका पीआईबी में रहा है। तो आइए हम देख लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध आप जानते हो कि 1 सितंबर 1939 को शुरू होता है और 1945 में जाकर के द्वितीय विश्व युद्ध की यानी क्या होती है, समाप्ति होती है। उसी के बाद फिर आपका ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 में होता है। फिर आपका IMF व वर्ल्ड बैंक जैसे ग्रुप का निर्माण होता है। तो यहाँ बात हो रही है कि जो रूस के द्वितीय विश्व युद्ध के यानी सैनिक मारे गए थे, उन्हीं को श्रद्धांजलि, उनके बलिदान को याद करने के लिए इसे आयोजित किया जाता है। तो इंडिया टू सेंड ट्राई सर्विस कॉन्टिनेंट, यानी भारत क्या करेगा, अभी ये कब मनाया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसका आयोजन 24 जून को किया जाएगा। 24 जून 2020 को इसका आयोजन होगा, ये परेड होगी, उसी में भारत की ट्राई सर्विस कॉन्टिनेंट पार्टिसिपेट करेगी और इसमें सम्मान व्यक्त करने के लिए द हीरोइज्म यानी हीरो एंड सैक्रिफिसेस जो बलिदान किए थे रसियन बाई द रसियन, ये रसिया के द्वारा इस परेड का आयोजन किया जाता है और इसमें जो भी मित्र देश हैं रूस के, उनको आमंत्रित किया जाता। तो भारत की तरफ से रक्षा मंत्री ने अपनी सहमति व्यक्त की है कि वह 75 ट्राई सर्विस कॉन्टिनेंट के साथ इस परेड में पार्टिसिपेट करेगा। आइए दूसरी न्यूज़ देख लेते जो पीआईबी में थी, वह खादी और ग्राम उद्योग आयोग को लेकर के थी। इसी को खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन कहा जाता है। इन्होंने एक यूनिक प्रोजेक्ट को रोल्ड आउट किया है जो नीरा का उत्पादन करेगा, यानी नीरा का उत्पादन करने के लिए नीरा और पाम गुड़ का उत्पादन करने के लिए इसे KVIC यानी खादी व ग्राम उद्योग विलेज के द्वारा यानी इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, क्योंकि इसके माध्यम से रोजगार भारत में काफ़ी मात्रा में रोजगार उत्पन्न करने की संभाविता है, इसमें पोटेंशियलिटी है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ध्यान दीजिएगा, जो ये नीरा है इसे हम किससे प्राप्त करते हैं, तो ये नीरा को पाम ट्री से प्राप्त किया जाता है। तो यह जो प्रोजेक्ट लाया गया है यह नीरा के उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा और नीरा को एक सब्सटीट्यूट के रूप में, जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के सब्सटीट्यूट के रूप में यानी प्रयोग किया जा सकेगा। और इतना ही नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में प्रयोग होगा, वहीं दूसरी तरफ यह स्वरोजगार उत्पन्न करने में काफ़ी भूमिका अदा करेगा, जो कि आदिवासी व ट्रेडिशनल ट्रैपर्स जो हैं इसका यानी कारोबार में लगे हैं, जनजातीय आदिवासी व ट्रेडिशनल ट्रैपर्स को काफ़ी स्वरोजगार उपलब्ध कराएगा। नीरा का उत्पादन निष्कर्षण कहाँ से किया जाता, तो अभी बताए पाम ट्री से किया जाता और सूर्योदय के पहले इसे निकाला जाता है। जो नीरा है वह एक पोषक पदार्थों से युक्त है, जो कि हेल्थ ड्रिंक के नाम से जाना जाता है और इससे कई राज्यों में इसको कंज्यूम किया जाता है। अगर पूरे भारत में बात करें तो इस हिसाब से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह रोजगार सृजन में काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि पूरे भारत में लगभग 10 करोड़ पाम ट्री लगे हुए हैं। तो इसके माध्यम से कई प्रकार के हम प्रोडक्ट सॉफ्ट ड्रिंक बना सकते हैं। प्रोडक्ट की बात करें तो नीरा का कैंडीज में, मिल्क चॉकलेट बनाने में, पाम कोला बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, ट्रेडिशनल स्वीट यानी जो परंपरागत मिठाइयाँ होती हैं जो किसी क्षेत्र विशेष के लिए जानी जाती हैं, उन मिठाइयों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटी है, यानी निर्यात के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है और यह निर्यात श्रीलंका, अफ्रीका, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड व म्यांमार जैसे देशों में निर्यात संपन्न किया जा सकता है। अब यहाँ बात आई थी कि
VIC की, तो इसकी हम पीछे हालांकि डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। यानी खादी व विलेज इंडस्ट्री कमीशन इसकी फुल फॉर्म है। इसको KVIC एक्ट 1956 में संसद के द्वारा एक कानून पारित कराया जाता है और उसी पारित कानून के माध्यम से एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी KVIC का गठन किया जाता। KVIC के द्वारा जो खादी उद्योग है अर्थात इसे MSME यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के रूप में यानी मंत्रालय के अधीन इसे स्थापित किया जाता है। या खादी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए इसका मेन गठन किया जाता है KVIC का। तो KVIC अब अगर पूछा जाए वो भी आप क्वेश्चन कर लोगे। अगला देख लेते हैं PIB भी जो न्यूज़ थी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के जो मुख्य यानी आपकी अभी मंत्री हैं थावर चंद गहलोत, यानी इसी को सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय के नाम से जाना जाता, जिसके मंत्री हैं थावर चंद गहलोत व दूसरे मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी कि जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, दोनों ने क्या किया, यानी एक कंपोजिट रीजनल सेंटर का यानी उद्घाटन किया है। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता कि हाल ही में, और ये 21वां इसी प्रकार के इसके पहले 20 कंपोजिट रीजनल सेंटर का उद्घाटन किया जा चुका था। तो 21वां ये कंपोजिट रीजनल सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ये किसके लिए है, तो स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास के लिए है, ताकि रिहैबिलिटेशन पुनर्वास किया जा सके एंड एम्पावरमेंट किया जा सके। किसका, तो जो दिव्यांग जन हैं, इसी को विकलांग पहले कहा जाता था, लेकिन दिव्यांग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं उनको सशक्त किया जा सके, उनका पुनर्वास किया जा सके, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास का सृजन किया जा सके। तो ये ध्यान रखिएगा, कंपोजिट रीजनल सेंटर यानी किस नंबर का है, 21 21वें नंबर का है। इसे झारखंड के रांची नामक शहर में स्थापित किया गया है। अब PIB में एक आपका ये काम का था जो प्रमुख रूप से इसमें योगदान दिया यानी इंस्टीट्यूट, ये पूछा जा सकता स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये उड़ीसा के कटक नामक शहर में स्थित है। अगला आइए, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा यानी खेल मंत्रालय के द्वारा KISCE, इसी को किस नाम से जाना जाता, खेलो इंडिया, S से स्टेट, C से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। पहली बार है कि ऐसा खेलो इंडिया कार्यक्रम जो आपका खेल मंत्रालय युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, उसी खेलो इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंतर्गत KISCE यानी खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसका मेन मकसद या उद्देश्य क्या है, इंडिया का जो ओलंपिक परफॉर्मेंस होता है, ओलंपिक में प्रदर्शन होता है, उसमें सुधार करना इसका मेन मकसद है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो मिनिस्ट्री के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा स्टेट ओन्ड स्पोर्ट फैसिलिटी इसमें आइडेंटिफाई की गई हैं, जिन्हें पहले फर्स्ट लेग के अंतर्गत, पहले चरण के अंतर्गत 8 राज्यों में यानी कि इसे स्थापित किया जाएगा। 8 सेंटर खोले जाएंगे, जिनमें कौन है, अरुणाचल प्रदेश से, अगर भारत का मैप बेस आप देखिए नॉर्थ ईस्ट का, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो चारों राज्य म्यांमार की सीमा के साथ साझा करने वाले, केरल, उसके बाद कर्नाटक बाद तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद आपका ये 3 ये हो गए, इधर वाला आपका उड़ीसा, तो 4 ये राज्य और 4 उधर नॉर्थ ईस्ट के, यानी 8 राज्यों में इसे KISCE को स्थापित किया जाएगा। यानी इसको किससे से आप याद रख सकते हो, किससे, यानी किससे का फुल फॉर्म क्या होगा, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। किससे से याद रखिएगा, किससे, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित किया जाएगा। अब आपका क्लियर हो गया होगा। अगला जो काम की न्यूज़ है, वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट, यानी कि मरुस्थलीकरण व ड्राउट सूखा से निपटने के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया, तो 17 जून को हर साल
17 जून को हर साल वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट की यानी 17 जून को मनाया जाता है। इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा उद्घोषणा 1954 में 1994 में हुई थी और ये ऑपरेशनल यानी ये मनाना शुरू हुआ 1995 में पहली बार इसे मनाया गया था। आपको बताते चलें 2006 को यानी वर्ल्ड ईयर टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट के रूप में भी घोषित किया जा चुका है। तो ये भी एक फैक्ट आपको ध्यान रखिएगा। अगर 2020 की अगर हम इसकी थीम की बात करें तो थीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है फूड, फीड, फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड इसकी थीम है। फूड, फीड, फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड द लैंड इसकी थीम 2020 की रखी गई है। अगर बात करें कि जो इंडिया है वह इंडिया क्या इसका मेंबर है, तो बिल्कुल इसका इंडिया मेंबर है। तो इसी को यानी ये कब अपनाया गया था, UNCCD इसी को कहा जाता। रियो अर्थ समिट 1992 में होता है, यानी अर्थ समिट इसी को कहा जाता। इसी में एजेंडा 21 इत्यादि को अपनाया जाता। उन्हीं में से आपका 3 आपके कन्वेंशन अपनाए जाते हैं। 3 में आपका एक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आगे नीचे हमने लिखा है, उन्हीं में से एक आपका होता है UNCCD यानी इसकी फुल फॉर्म होती है यानी आपका यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसे 1994 में अपनाया गया था। इंडिया ने इस पे 1996 में इसे यानी क्या किया, रेक्टिफाई किया। तो इंडिया इसका मेंबर है, ये ध्यान दीजिएगा। और भारत में जो ये UNCCD का कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ध्यान दीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसी को हिंदी में यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नाम से जाना जाता। इसकी समन्वयकारी एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है। किसका, यूनाइटेड नेशंस टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन का। अब बात करें तो इसी को 3 इसमें थे। ये आपका एक आपका था CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दूसरा था UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और दूसरा अगला है C यानी UNCCD यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये इसी को तीनों को ध्यान दीजिएगा, तीनों को 1994 में एडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था। इनमें से एकमात्र यू यानी ये जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन यानी कि UNCCD है, ये मात्र ओनली इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी है, लीगली बाइंडिंग है। अगर इसका आप मेंबर बन गए तो इसके आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी हर हालत में उसको आपको फॉलो करना होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ भारत में एक आपका इंस्टीट्यूट भी स्थापित किया गया, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसी को कहा जाता। काजरी से आप याद रखिएगा इसको, काजरी यानी इंग्लिश में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान हिंदी में बोलते, और यह राजस्थान के जोधपुर में स्थापित किया गया। और आपको बताते चलें कि 2019 में वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट को भारत के द्वारा यानी मनाया गया था। और इसे COP14 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14 का आयोजन भारत के ग्रेटर नोएडा नामक शहर में किया गया था। और इसी के द्वारा कई प्रकार की, पहले यहाँ दिल्ली हमने लिखा है, दिल्ली मत लगा दीजिएगा, COP14 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर नोएडा में किया गया था और दिल्ली डिक्लेरेशन घोषित हुआ था।
दिल्ली डिक्लेरेशन, उसकी दिल्ली उद्घोषणा हुई थी, उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन इसका आयोजन यानी नोएडा में किया गया था। और इसी स्तर पे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था जो कैपेसिटी इंक्रीज करने का काम करता, इन्हेंस करता, फॉरेस्ट लैंड रिस्टोरेशन। इसी को FLR कहा जाता, फॉरेस्ट लैंड रिस्टोरेशन, यानी कि जो जंगल भूमि है उसका क्या किया जाए, फिर से पुनरुद्धार किया जाए। तो इसको लॉन्च किया गया और बान चैलेंज को भारत ने अडॉप्ट किया। हालांकि बान चैलेंज को स्वैच्छिक रूप से भारत ने कब 2015 में ही अडॉप्ट कर लिया था, वॉलंटरली, यानी इसको अडॉप्ट कर लिया था। और बान चैलेंज के अंतर्गत जो प्रतिबद्धताएं हैं उसको पूरी कमिटमेंट के साथ भारत पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प यानी संकल्पित था। आइए जान लेते हैं, ये क्वेश्चन भी बन सकता कि बान चैलेंज का संबंध किससे है। तो यह एक ग्लोबल प्रयास है, ग्लोबल प्रयास है। क्या प्रयास है? टू ब्रिंग, लाना कितना, 150 मिलियन हेक्टेयर, 150 मिलियन हेक्टेयर ऐसे विश्व का 150 मिलियन हेक्टेयर जो निर्वनीकरण हो चुका है और निम्नीकरण हो चुका है, उस ऐसी भूमि का 2020 तक 150 मिलियन ऐसी निर्वनीकरण व निम्नीकरण भूमि को 2020 तक पुनरुद्धारित करना इसका पहला टारगेट है, प्रयास है। और दूसरा 2030 तक इसे इंक्रीज करके 350 मिलियन हेक्टेयर किया जाएगा। यही बान चैलेंज है, यही बान चैलेंज है। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं, इसी के अंतर्गत यानी दिल्ली डिक्लेरेशन का भी उद्घोषणा हुई तो सभी देश सहमत व्यक्त किए लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की। लैंड डिग्रेडेशन यानी आप देखते हो कि जल अपरदन, मृदा अपरदन, वायु अपरदन या जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार भूमि का क्षरण हो रहा। तो भूमि क्षरण बिल्कुल ना हो जितना अब हो रहा, इसको जीरो पर न्यूट्रल कर दिया जाए। तो न्यूट्रल करने के लिए दिल्ली डिक्लेरेशन की उद्घोषणा हुई और विश्व के सभी देशों ने राष्ट्रीय स्तर पर टारगेट तय करने के लिए और एक्शन लेने के लिए कहा कि जितने देश हैं वो एक्शन लेंगे। और 2030 तक, ये ध्यान दीजिएगा, 2030 तक लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को 0% यानी लाने का टारगेट किया गया था। तो ये जो COP 14 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये पहली बार हुआ जो कि किससे संबंधित था, यानी डेजर्टिफिकेशन से संबंधित था। पहली बार भारत के ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया और इसमें जो थीम रखी गई थी, रीस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर, ज़मीन को फिर से प्राप्त करो, रिस्टोर करो और सस्टेन फ्यूचर, भविष्य को यानी सतत बनाओ, भविष्य को सतत बनाओ। ये इसका क्या था, थीम था, रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर, जब COP 24 का ग्रेटर नोएडा में आयोजन किया गया था। इसी के साथ एक पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव भी चर्चा में आई। तो ये दक्षिण कोरिया की इनिशिएटिव है, इसमें इकोलॉजिकल रीस्टोरेशन का प्रयोग किया जाता है एज ए पीस बिल्डिंग प्रोसेस के रूप में। तो इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी पुनरुद्धार का प्रयास किया जाता है, प्रयोग किया जाता है एज ए पीस बिल्डिंग प्रोसेस के अंतर्गत। अगला देख लेते हैं जो आज के करंट अफेयर्स में न्यूज में था, सीजोथोरेक्स सीरम सिस। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सीजोथोरेक्स सिरमनसिस। तो जान लेते हैं, ये नई मछली की खोज हुई है जो कि अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। असल में इसका सीकू और सीरम दो मछली यानी नदियां हैं, उन्हीं नदियों के जंक्शन पर इसे खोजा गया तो उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो ये रिवर हैं सीकू व सीरम जो कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, तो उन्हीं के नाम पर इसे सीकू सीरम सीरुमेनसिस रखा गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो असल में ये पहली मछली है जो सीजोथोरेक्स यानी कैटेगरी के अंतर्गत खोजी गई है दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। ज़रा ये क्वेश्चन देखिएगा, इंग्लिश वाला यानी पढ़ देते हैं। तो इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, यानी LDN अभी डिस्कस किए हैं।
लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाई द ईयर, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है? तो अभी बताए 2030 तक। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन इस बार कि पीसीएस ये 2018 के पीसीएस प्री में पूछा गया था, लेकिन आप लोगों का वही है कि वन लाइनर क्वेश्चन देखो कहाँ से निकाल रहा। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, अगर आप मूल टेक्स्ट बुक रीड करते हो तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान होते नहीं। आप क्वेश्चन वन लाइनर या आप वन लाइनर करके आप आईएसपी से तो नहीं बन सकते हो, तो किसी भी कीमत पे अब जमाना गया कि एसएससी टाइप या वनडे टाइप के क्वेश्चन इसमें आईएसपीएस में पूछे जाएं। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के पूछे गए तो थे इस बार, बहुत अच्छे करंट अफेयर्स, बहुत ठीक ठाक था और कठिन नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था। हाईएस्ट लेवल का पीसीएस में अभी करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता है, तो बहुत आपका, तो इसीलिए आपको ये आपका ध्यान दीजिएगा। इंडिया ईयर बुक की एक सीरीज उधर चल रही है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनडीए, सीडीएस, एसएससी या जितने भी एग्जाम हैं, अगर आप इंडिया ईयर बुक या डेली करंट फॉलो करते हो तो आप पेपर दोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता। तो आपके सामने क्वेश्चन रखें 2018 का पीसीएस का था। अगला देख लेते हैं, ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया था। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से संबंध है, कहाँ स्थित है? और यहाँ जेएनयू देखते हुए आपने तुरंत, यानी इतना चर्चा में सुना था कि जेएनयू तो दिल्ली में है, नई दिल्ली लगा दिया, लेकिन ये गलत हो गया। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ये कहाँ स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसको अभी कल के जो डिफेंस वाला चैप्टर आपका डिस्कस किए हैं वहाँ आप देखिएगा, इस कॉलेज की हमने चर्चा की है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग हमने कहा था ये टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री भी, उपाधि भी प्रदान करता है, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, संबद्ध है। तो कितना आसान क्वेश्चन पूछा था, पुणे में ये आपका स्थित है। अगला ये भी चर्चा में कर चुके हैं पीछे वाले चैप्टर में, कोल इंडिया लिमिटेड, और साथ ही करंट वाले में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में क्या सही है, करंट में पीछे वीडियो हो चुका। पहला कहा गया कि कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता, बिल्कुल बात बताए थे, कोलकाता में है। दूसरा कहा गया कोल इंडिया लिमिटेड 82 खनन क्षेत्रों से परिचालित होता है, जो भारत के 20 प्रांतीय राज्यों में फैले हुए हैं। जो भारत के 20 प्रांतीय, अब जरा सोचिए 28 हैं, और कोयले का प्रोडक्शन क्या 20 प्रांतों में हो सकता? नहीं। तो ये आपका सेकेंड आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां कोयले का प्रोडक्शन नहीं होता। तीसरा CIL विश्व की एकमात्र सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी, बिल्कुल बात सही, वहाँ हमने बताया था ये भारत की नहीं है, विश्व की है। तो इसका आंसर 1 और 3 होगा। ये भी क्वेश्चन आपके CDS में पूछा गया था। तो देखिए कितनी आसान आसान क्वेश्चन। इधर जम्मू कश्मीर की एक प्रमुख भाषा कौन सी नहीं है? तो आप जनजाति बताए थे, उनका जरा सा भी आपका होता तो मुनपा अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती तो ये तुरंत काट देते। बाकी उर्दू, गुजरी, कोसुरी यहीं की आपकी भाषाएं हैं। तो कॉमन सेंस का भी यूज़ कीजिए, आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से होते चले जाएंगे। तो इसी की ज़रूरत है कि आप कॉमन सेंस भी आप लगाइए। आइए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय तटरक्षक की भूमिका के बारे में क्या सही है? कुछ कम दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। तो डिफेंस वाले चैप्टर अभी कल ही इसको हमने डिस्कस किया है, तो पहला पूछा गया अब तट सुरक्षा समन्वय प्राधिकार भारतीय तटरक्षक को सौंपा गया, बिल्कुल ये पॉइंट वहाँ आया था। यह तटीय और समुद्री सीमा के लिए सूचना एजेंसी, ये भी पॉइंट वहाँ आया था। भूभागी जल क्षेत्र में तटीय सुरक्षा ये भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी बी जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आप सेंटेंस तक मैच कर रहे हैं अगर आप मूल टेक्स्ट बुक रीड करते हो तो। आइए एक डाक वाला चैप्टर आपका कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला डिस्कस किए थे, जरा एक क्वेश्चन देखिए। संचार मंत्रालय ने हाल ही में दीनदयाल स्पर्श योजना वहाँ बताए थे, दीनदयाल स्पर्श योजना से स्कूली बच्चों के लिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा, स्कूली बच्चों के लिए एक सर्व भारत पैन इंडिया छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो हमने कहा था फिलेटली है, यानी टिकट संग्रहण जो करेगा बच्चा उसको यानी क्या किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन ये पूछा गया है। आइए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आप मूल टेक्स्ट बुक जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा उसी चैप्टर में हमने ये भी डिस्कस किया था, ज़रा इसके बारे में देखिएगा।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु कितना है, तो वह हमने कहा था 18 से 55 और ये 2009 में स्कीमें शुरू की गई थी। तो आप कहोगे करंट आपका इंडिया ईयरबुक से क्वेश्चन पूछा गया तो पहला हो जाएगा। और इसमें कहा था 50 लाख रुपये का अधिकतम बीमा हो सकता और आपका 4,000 रुपये मैक्सिमम आप प्रीमियम ले सकते हो। तो बिल्कुल आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा कौन 55 वर्ष, उसी चैप्टर में ये भी डिस्कस किए थे। आइए यानी इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक आपका आ गया, भारतीय डाक भुगतान ये भी बताए थे, और यह पब्लिक कंपनी 100% भारत सरकार के प्रयास से शुरू किया गया। पहला बिल्कुल सही है। इसका कार्य 2 पायलट शाखाओं हैदराबाद व वाराणसी, तो ये एक तो आपका हैदराबाद नहीं था, ये आपका झारखंड का कोई बीजापुर शायद था, छत्तीसगढ़ का, तो ऐसे कुछ था, तो ये आपका सेकंड गलत है। तो आपका केवल एक इसका सही हो जाएगा। तो ये आपका पूछा गया था, ये भी उसी चैप्टर में हमने डिस्कस किए थे। तो क्वेश्चन आपके कठिन नहीं होते हैं, कठिन आप लोग बना देते हो। तो आइए अगला देखते हैं, ये भी हम करंट वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके, पूछा गया था गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेरों की संख्या हाल ही में हुई मृत्यु निम्नलिखित में से किस विषाणु से हुआ। तो हमने जब शेरों की संख्या बताए थे कितने % ज़्यादा हो गई, तो हमने कहा था 26% संख्या ज़्यादा हो गई है, 29% संख्या इंक्रीज हुई है गिर राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि गुजरात में है। तो हमने कहा था कि कितनी अब हो गई, तो ज़रा याद कीजिएगा, यानी 726 संख्या बताए थे, 572 से ले इंक्रीज हो करके 726 हो गई है, ये संख्या हमने बताया था। तो हमने कहा था कई प्रोजेक्ट इनको बचाने के लिए शुरू किया गया, लेकिन हमने कहा था इनकी संख्या कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस से भी यानी इनकी डेथ हुई है। तो वही पूछा गया था, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए इधर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य निधि योजना पूछ रहा है, यानी क्या, तो ये आवश्यक होने पर सभी लोग एवं सूचीबद्ध किए गए निजी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध होना, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य अनुरक्षण सेवाओं तक नकदी रहित व कागज रहित अभियान, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परिवार को सरकार की ओर से कितना, देख लो कितना ये आपका लिखा, तक स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 5 लाख का बीमा, ये बिल्कुल बात सही है, प्रत्येक परिवार को 5 लाख की बीमा। पूर्व विद्यमान रोग इसमें शामिल नहीं है, तो इसमें पूर्व विद्यमान रोगों को भी शामिल किया गया। तो 4 को काटो, तो आपका कौन कौन ऑप्शन गया, ये गया, तो 3 तो पक्का सही है, यानी कहाँ गया, अब आइए ये वाला 3 सही है और दूसरा भी सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखो कितना आसान होता है क्वेश्चन करना। ब्रिक्स का 11वां आपका पूछ रहा 2019 में कहाँ हुआ था, तो ब्रिक्स की कहानी आपको पीछे बता चुके हैं। तो आपका 14 वाला हमने कहा था कहाँ, साउथ अफ्रीका में हुआ था, 15 से इसी आर्डर में चला, 15 वाला ब्राज़ील हुआ, 16 वाला रूस हुआ, 15 वाला ये आपका ध्यान दीजिएगा, 14 वाला ब्राज़ील में हुआ था, 14 से आपका ये हायरार्की चल रही है, 15 वाला रूस हुआ, 16 वाला इंडिया में हुआ, 17 वाला चाइना में हुआ, 18 वाला दक्षिण अफ्रीका, 19 वाला फिर ब्राज़ील होगा, 20 वाला रूस होगा, तो 19 पूछ रहा तो ये ब्राज़ील होगा। तो पीछे की वीडियो में आप इसको देखिएगा तो इसका आंसर ब्राज़ील हो जाएगा। कोई भी पूछा जाए आराम से आप क्वेश्चन कर सकते। देखिए कोल इंडिया लिमिटेड फिर से क्वेश्चन पूछा गया, पहला स्टेटमेंट दिया, देखिएगा इसका यहाँ देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन यहाँ से बना दिया कि कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय रांची झारखंड में स्थित है, ये यहाँ से गलत हुआ। ये आपका CAPF का पेपर है, ये आपका कोलकाता में है, तो सेकंड का थर्ड काटिए, तो ये ऑप्शन गया, ए गया। तो आपका यह दुनिया की कोयला उत्पादन करने वाली एकल सबसे बड़ी कंपनी है, सही है, 82% कोयले का उत्पादन केवल अकेले करती, तो 2 सही है, तो आपका सीधा बी ऑप्शन चला जाएगा। ये महारत्न CIL हाई है, तो इसके बारे में आप जानते ही हो। अगला देखिएगा सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पूछ रहा, तो ये आपका सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, इससे 2018 में संचालित किया गया, इसका नेतृत्व वायुसेना द्वारा किया गया, इसका कोई नाम नहीं दिया गया था या संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित था, ये गलत है लास्ट वाला, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, ये भी गलत है। इसके बाद इसे कोई नाम नहीं दिया गया, ये भी आपका गलत है। तो इसका सही पूछ रहा कि सर्जिकल स्ट्राइक मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कथन सही है, तो इसका किसके द्वारा इसका नेतृत्व वायुसेना द्वारा किया गया, बी वाला इसका सही है। आइए अगला देख लेते हैं,
कि एनजीटी के बारे में क्वेश्चन आपका करंट में डिस्कस कर चुके हैं। इसका स्थापना संसद का अधिनियम 2010 में की जाती है। स्टैट्यूटरी बॉडी है या पर्यावरण संरक्षण वनों के संरक्षण संबंधी मामलों के निपटारे के लिए उसे निपटान करता है, ये भी सही है। या व्यक्तियों और संपत्तियों को हुई हानि के लिए राहत और मुआवजा देने पर विचार करती है, भी बात सही है। या सिविल प्रक्रिया यानी इंडियन प्रोसीजर कोड जो 1908 है उसके अंतर्गत यानी बंधा हुआ नहीं। ये नेचुरल जस्टिस के हिसाब से कार्य करता, तो डी वाला आपका इसमें गलत है, डी वाला गलत है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। मेक इन इंडिया, देखो यहाँ क्वेश्चन आ गया। मेक इन इंडिया आपको बताए थे, इसका 2018 में प्रारंभ किया गया, नहीं उसी चैप्टर में आपका डिस्कस किए थे 2014 में। इसका उद्देश्य नव प्रवर्तन इनोवेशन प्रोत्साहित करना, ये आपका सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका कठिन नहीं पूछे जाते हैं, बस ये आपका डिपेंड करता आप कैसे उसको 21 मई वाला भी डिस्कस किए हैं। 21 मई का दिन किस रूप में मनाया जाता, तो इस दिन राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तो उसी के लिए राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। एनसीसी अभी पीछे वाले चैप्टर में डिस्कस किए, इसका आदर्श वाक्य क्या है, एकता व अनुशासन यानी डिसिप्लिन है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। गृह मंत्रालय के अधीन कौन नहीं आता, तो राजभाषा आता, सीमा प्रबंधन आता, जम्मू कश्मीर पहले चैप्टर नंबर 2 में इसको डिस्कस किए। तो इसका आंसर होगा विधि कार्य विभाग, विधि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। अगला ये पूछ रहा है, किसकी बात कर रहा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी किसका, सार्क की बात कर रहा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, काठमांडू है, ध्यान दीजिएगा। अगला न्यू डेवलपमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य कौन नहीं है, तो इसमें ब्रिक्स बैंक की बात कर रहा। तो ब्रिक्स काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं, तो इसमें आपका ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसमें कनाडा नहीं होगा, इसका आंसर भी होगा। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन आज के ही करंट में अभी डिस्कस किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है। भारत मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन का एक हस्ताक्षर करता है, बिल्कुल बात सही है। गृह मंत्रालय UNCCD के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय, बताइए सही होगा कि गलत, अभी बताए हैं कौन है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसका यानी नोडल एजेंसी है। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का ये डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। आपको कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।